अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन पॉक्स के बारे में बात करेंगे। आई एम श्योर आप सबने चिकन पॉक्स का नाम सुना होगा, काफ़ी लोगों को हुआ भी होगा। तो उर्दू में इसको काकड़ा लाकड़ा या लाकड़ा काकड़ा भी कुछ लोग कहते हैं। इंग्लिश में इसको वेरिसेला कहते हैं। चिकन पॉक्स एक वायरस से होती है, इट्स अ वायरल डिजीज़ और ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस है, यानी कि इसका जो फैलने का पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। ये बहुत कॉमन भी है और अक्सर यही सुनने में आता है कि फॉर एग्जांपल अगर स्कूल में एक बच्चे को हुआ है तो अगले दिन 5 और को हुआ होगा, फिर 5 और को हुआ होगा। बहुत रैपिडली फैलता है और फिर एक वबा फैल जाती है इसकी। ज़्यादातर वायरसेस का यही इशू होता है, ख़ास तौर पे जो एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स से जो फैलते हैं। तो जो चिकन पॉक्स है, ये एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स की सूरत में फैलता है, जैसे कि कोरोना फैलता था। तो खाँसी या छींक से, उसके अलावा ये कि क्लोज़ कॉन्टैक्ट इन्फेक्टेड पेशेंट के साथ, उसका जो रैश है उसको टच करने से या पेशेंट की थूक से या उसकी नेज़ल सिक्रीशन से, कॉन्टैक्ट से भी फैल सकता है, लेकिन ये कम कॉमन है। फिर उसके अलावा ये कि अगर माँ को ये हुआ हुआ है, तो उससे बच्चे में भी ये मुंतकिल हो सकता है, प्रेगनेंसी के दौरान आई मीन। तो इसमें लेकिन ज़्यादा कॉमन यही रूट है कि एयरबॉर्न, एयर में इसके ड्रॉपलेट्स रह जाते हैं। कुछ घंटे ये रहते हैं एयर में और अगर उस एरिया से आप गुज़र रहे हैं तो ये आपके सिस्टम में एंटर हो जाता है। इन्फेक्टिविटी पीरियड इसका है जी 4 डेज़ बिफोर एंड आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रैश, यानी कि जो रैश आता है उसके आने से 4 दिन पहले और 4 दिन बाद तकरीबन वो जो पेशेंट है उसके करीब ना ही जाएँ, क्योंकि वो बहुत इन्फेक्टिव हुआ होता है, उससे दूसरे लोगों को ये वायरस कैच होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 10 से 21 दिन होता है, यानी कि 2 से 3 हफ्ते होता है। इसमें ये होता है कि इन्फेक्शन हुई होती है, वायरस आपके अंदर होता है लेकिन अभी सिम्पटम नहीं आए होते। ये किसी को किसी भी उम्र में हो सकता है, मेल्स, फीमेल्स, बड़े, बच्चे, बूढ़े सबको हो सकता है, लेकिन ये बच्चों में ज़्यादा कॉमन है। अब इसके सिम्पटम्स ज़्यादातर लोगों को ये तो पता ही होगा कि बुखार होता है और रैश होता है। तो शुरू अमूमन यही होता है कि पहले बुखार होता है, रैश बाद में आता है। तो बुखार अब इस तरह से होता है कि हाई फ़ीवर होता है, 102, 103 बुखार होता है और उसके साथ बच्चा जो होता है वो खाता-पीता भी कोई ख़ास नहीं है, थका-थका रहता है, लेटा रहता है, एक्टिव नहीं होता, भूख नहीं लग रही होती उसको। कुछ बच्चे ये भी कंप्लेन करते हैं कि उनके सर में दर्द है, उनके पेट में दर्द है और माइल्ड सा फ्लू, हल्का-फुल्का गला ख़राब भी हो सकता है। शुरू में नहीं समझ आ रही होती कि चिकन पॉक्स है। फिर उसके बाद ये होता है कि रैश आता है। रैश जो होता है ना, इसका एक बड़ा डिफरेंट किस्म का रैश होता है। इसमें सबसे पहले तो ये होता है कि रेड कलर के छोटे-छोटे डॉट्स आते हैं, स्पॉट्स होते हैं, ठीक है? फिर वो बन जाते हैं पानी वाले छाले और वो इस तरह की उसकी शक्ल होती है जिस तरह के जो पत्ते होते हैं उनके ऊपर वो कतरे पड़े होते हैं ना, ओस होती है, वो उस तरह की ना ऐसे एक ड्रॉप जैसे लगा होता है। इस तरह की पानी भरे छाले होते हैं इसके, ठीक है? तो उसके बाद ये होता है कि वो फिर फटते हैं, फिर वो खुश्क होते हैं और फिर वो झड़ जाते हैं। ये इसका सीक्वेंस है और इनका रंग भी जो होता है वो एंड एंड में जब वो खुश्क हो जाता है तो ब्राउनिश से हो जाते हैं। उस वक़्त जब वो शेड हो जाता है, इसको जो कहते हैं ना, जो खुश्क होना, उसको क्रस्टिंग कहते हैं। जब वो खुश्क होके झड़ जाते हैं सारे के सारे दाने, तो फिर पेशेंट इन्फेक्टिव नहीं होता, ठीक है? लेकिन बशर्ते कि उसके सारे दाने झड़ गए हों। ये ना हो कि कुछ झड़े हैं और अभी कुछ नहीं है, तो आप समझें कि वो इन्फेक्टिव नहीं है। फिर ये कि एंड में वो ज़ख्म से छोटे-छोटे बन जाते हैं, लेकिन वो विद टाइम ठीक हो जाते हैं। इसका रैश जो होता है वो चेस्ट पे, कमर पे, फेस पे, स्कैल्प के ऊपर, हाथों पे, पैरों पे, हर जगह होता है, इवन मुँह के अंदर भी इसका रैश हो सकता है। और इस रैश की एक बहुत पॉपुलर यही बात है कि शदीद ख़ारिश होती है, बहुत इंटेंस इचिंग होती है और बच्चा बहुत बुरा फ़ील कर रहा होता है, बहुत थका-थका उसका जिस्म टूट रहा होता है, बहुत स्लो हुआ होता है बच्चा। तो उसमें ये है कि ख़ैर जब जो दाने जो है ना, जब वो ब्राउन हो जाएँ, खुश्क हो जाएँ, झड़ जाएँ, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता बच्चा रिकवरी के फ़ेज़ में जाता है। बड़ों में ये देखा गया है कि बच्चों से ज़्यादा सीवियर बीमारी जो होती है, ये बड़ों में होती है। इसका कॉज़ जैसे कि मैंने आपको बताया, एक वायरस है, उस वायरस का नाम है वेरिसेला ज़ोस्टर वायरस और इसको इसका जो ट्रांसमिशन मोड है वो एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से होता है। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? ये ज़्यादा किन लोगों को होता है? नंबर 1, जिन्होंने वैक्सीन ना लगवाई हो।
नंबर 2 ये है कि जो ज़्यादा इस तरह होते हैं ना घुलते-मिलते हैं बच्चे, जिस तरह डे केयर में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, जिधर दूसरे बच्चों से इंटरैक्शन का चांस ज़्यादा होता है, उधर ये बड़ा रैपिडली फैलता है। एक बच्चे को होता है तो दूसरे को भी हो जाता है। अच्छा, इसके ऊपर कुछ मिथ्स डिस्कस कर लेते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ये चिकन्स के साथ कोई ताल्लुक है, इसका चिकन पॉक्स है कि चिकन खाने से या चिकन को टच करने से होते हैं। अगेन दिस इज़ वेरी रॉन्ग, लेकिन आई डोंट ब्लेम देम, उसका नाम है, कन्फ्यूज़िंग है, लेकिन इसका चिकन से कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर 2, कुछ लोगों को ये लगता है कि सिर्फ़ बच्चों में होता है, दैट्स नॉट ट्रू, बड़ों को भी हो सकता है। नंबर 3, कुछ लोग बिलीव करते हैं कि अगर बच्चों को चिकन पॉक्स है तो उनको नहलाना नहीं है। मतलब वो लिटरली बच्चों को 2, 3, 4 हफ़्ते नहलाते नहीं हैं। तो अगेन साइंटिफिकली इस नहलाने का कोई नुकसान नहीं है। बच्चे को नहलाना चाहिए, हाँ, उसके दानों को ज़ोर-ज़ोर से स्क्रब ना करें, रगड़ ना दें, लेकिन एक रीज़नेबल क्लीनिंग होनी चाहिए स्किन की। इसकी दूसरा फ़ायदा ये भी है कि अगर आप बच्चे को नहलाएँगे नहीं तो वो उसकी स्किन बड़ी गंदी हो जाएगी और उसमें उन दानों को इन्फेक्ट आगे से होके एक नया इश्यू शुरू हो जाएगा फिर कि वो इन्फेक्शन हो जाएगी और फिर वो मामला जो है ना रिकवरी के बजाय और ख़राब हो जाएगा। तो कोई उसमें नहीं है इश्यू, अगर आप बच्चे को नहलाना चाहते हैं, आप नहला सकते हैं। कंफर्टेबल टेम्परेचर का पानी होना चाहिए और बच्चे को ईज़ी रखें और बहुत ज़्यादा रगड़ के ना साफ़ करें, लेकिन बच्चे को वॉश कम से कम उसकी बॉडी कर लें। फिर उसके अलावा ये कि कुछ लोग समझते हैं कि अगर आपको इसकी वैक्सीन लगी हुई है, तो आपको ये नहीं हो सकता। अगेन 80% लोगों में वाक़ई नहीं होता, लेकिन इसका ये गारंटी नहीं होती कि आपको ये नहीं होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कहेंगे फिर क्या फ़ायदा वैक्सीन लगवाने का? इसका फ़ायदा है क्योंकि अगर सपोज़ कि आपको वैक्सीन लगने के बावजूद ये हुआ भी है ना, तो ये इतना सीवियर नहीं होगा। ये काफ़ी जो है ना माइल्ड वर्ज़न होगा चिकन पॉक्स का। एक और मिथ थी जो मुझे याद नहीं रही लिखनी, उसमें ये था कि बहुत सारे लोगों को ये भी बेफ़िक्री होती है कि ये पाकिस्तान के एपीआई स्केड्यूल में शामिल है। जनाब ये नहीं है, होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है और इसका ये है कि आपको खुद कह के लगवानी पड़ती है प्राइवेटली। तो इसकी ड्यूरेशन ये अगेन मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा समराइज़ किया कि इंक्यूबेशन पीरियड होता है जिसमें सिम्पटम अभी नहीं आए होते लेकिन इन्फेक्शन हुई होती है, ये 10 से 21 दिन होते हैं। टोटल 2 से 3 हफ्ते लगते हैं और ये खुद से ठीक हो जाता है। चिकन पॉक्स की वैक्सीन पे थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। ये ईपीआई स्केड्यूल में नहीं है। मैंने अभी सबसे रिसेंट जो ईपीआई स्केड्यूल था वो उनकी वेबसाइट से जाके चेक किया था, ये नहीं है। वैसे ये 12 से 15 महीने में दी जा सकती है। इसकी बूस्टर डोज़ जो है वो 4 से 6 साल की उम्र में दी जा सकती है। ये एक लाइव वैक्सीन है। लाइव वैक्सीन से मुराद ये है, थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, वैसे तो ये बड़ा लंबा टॉपिक है। वैक्सीन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। वैक्सीन की साइंस बेसिकली ये होती है कि आप बहुत लो डोज़ में जो है ना, जिस चीज़ से आप इम्यूनिटी चाह रहे हैं ना, जैसे आपको चिकन पॉक्स से इम्यूनिटी चाहिए, तो आप बहुत ही थोड़ी-सी ना होने के बराबर डोज़ जो है ना, उस पेशेंट को अलाइव वायरस की खुद देते हैं, ताकि आपकी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना ले, ताकि जब असली वायरस जो है ना, सही स्ट्रॉन्ग वाला आए, तो आपके पास उसके खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत तैयार हो। ठीक है? तो ये उस तरह का वायरस है। तो इसका ये मतलब है कि ये माइल्ड डोज़ तो है, लेकिन अगर जो पेशेंट है ना, जिसको आप ये वैक्सीन दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो जो है उसको सूट करे। हर बंदे को लाइव वैक्सीन सूट नहीं करती। तो अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है या उसको कोई ऐसी बीमारी है या वो ऐसी दवाइयाँ ले रहा है कि उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत कॉम्प्रोमाइज़ हुई हुई है, लो है, तो उसको ये वैक्सीन नहीं मिल सकती। एनीवे, पोस्ट एक्सपोज़र प्रोफाइलैक्सिस एक चीज़ होती है। उसमें ये होता है कि आप जो है ना 2 तरह की इम्यूनाइज़ेशन करा सकते हैं। एक एक्टिव इम्यूनाइज़ेशन है, यानी कि आपका एक्सपोज़र हो गया और आप 5 दिन के अंदर जो है ना, ये आप लगवा सकते हैं वैक्सीन। फिर ये है कि पैसिव इम्यूनाइज़ेशन, ये है कि जिनको लाइव वैक्सीन नहीं सूट करती और वो एक्सपोज़ हो गए हैं, तो उनको पैसिव इम्यूनाइज़ेशन मिलती है, जो कि पहले से तैयारशुदा एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो वीज़ीआईजी इनको कहते हैं। तो ये 10 दिन के अंदर-अंदर एक्सपोज़र के ये लगा सकते हैं। तो ये प्रेग्नेंट वुमेन जिनकी इम्यूनिटी वीक है या वो बच्चे जो अभी मतलब बहुत छोटे हैं वैक्सीन के लिए, मतलब 1 साल से छोटे बच्चे हैं, तो उनमें ये दी जा सकती है। ये पाकिस्तान का फ़िलहाल लेटेस्ट ईपीआई स्केड्यूल है, इसमें एज़ यू कैन सी कि चिकन पॉक्स वैक्सीन शामिल नहीं है। आगे चलते हैं जी, इसकी कॉम्प्लिकेशंस डिस्कस कर लेते हैं।
जनरली कॉम्प्लिकेशंस उन लोगों में होती है जिनकी इम्यूनिटी पहले से वीक होती है, जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, जैसे कि बहुत छोटे बच्चे या बहुत बूढ़े लोग या प्रेग्नेंट ख़वातीन, हामला ख़वातीन या वो लोग जो कुछ ऐसे ड्रग्स ले रहे होते हैं जिससे इम्यूनिटी कम होती है या उनको ऐसी बीमारी होती है जिससे इम्यूनिटी कम होती है, जैसे कि डायबिटिक्स जो शुगर के मरीज़ हैं या जिनका ट्रांसप्लांट हुआ होता है, तो उनको ऐसी मेडिकेशन दी होती है कि उनकी इम्यूनिटी लो होती है। फिर उसके अलावा ये कि समटाइम्स ये जो इसके दाने हैं, इसका जो रैश है, ये इन्फेक्ट हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो एक कॉम्प्लिकेशन है। फिर अब इन्फेक्शन और निमोनिया की शक्ल में भी हो सकती है, ब्रेन में भी इन्फेक्शन हो सकती है। फिर शिंगल्स एक और चीज़ है। शिंगल्स जो होता है ना वो बेसिकली लेट मी एक्सप्लेन। इसमें ये होता है कि किसी को अगर पहले चिकन पॉक्स हो गए ना, उसके जिस्म में वायरस आ गया है, तो वो कुछ जो वायरस होता है ना, वो नर्व वाला जो पाथवे है ना, उसमें रह लेता है काफ़ी साल तक। और जब कभी पेशेंट की इम्यूनिटी लो हुई होती है, तो वो रीएक्टिव हो जाता है। और ये जो तस्वीर मैंने डाली है ना, ये एक रैश होता है एक ख़ास लिमिटेड एरिया में और ये सेंटर को क्रॉस नहीं करता। तो इसको हम डॉक्टरी ज़ुबान में डर्माटोम कहते हैं। कि एक ख़ास चेस्ट के डर्माटोम के अंदर ये इस तरह का रैश होता है, इसको शिंगल्स कहते हैं। तो ये भी हो सकता है। फिर एक चीज़ होती है कंजेनिटल वेरिसेला सिंड्रोम, ये जब औरत प्रेग्नेंट होती है और उस दौरान बच्चे में जब वायरस ट्रांसफ़र होता है, तो उसको ये इश्यू हो सकता है। तो घर में इसका ट्रीटमेंट क्या करें? वैसे आम तौर पे तो ये खुद ही ठीक हो जाता है। वायरल डिज़ीज़ है, इसका कुछ ख़ास आप कर नहीं सकते। तो इसमें ये कि बच्चे को रेस्ट कराएँ, उसको पानी पिलाएँ और उसको फ़ीवर के लिए पैनाडोल दे सकते हैं और विटामिन सी दे सकते हैं इसको, वायरल डिज़ीज़ में वो भी हेल्प करती है। अगर ख़ारिश बहुत ज़्यादा है तो कैलामाइन लोशन यूज़ कर सकते हैं। मास्क जो है कोशिश करें कि उसको पहना दें और थोड़ा-सा डिस्टेंस ही रखें और ये कि अगर वो बच्चा स्कूल जाता है तो उसको स्कूल भेजना छोड़ दें कुछ दिन और बच्चे के नाख़ून बहुत छोटे-छोटे काट दें क्योंकि बच्चों का आखिर बच्चे हैं, उनको आप कितना समझाएँ, उनको ख़ारिश होगी तो फिर वो ख़ारिश करेंगे। तो नेल्स उनके छोटे कर दें और जो छोटे बेबीज़ हैं बिल्कुल जिनको आप नहीं समझा सकते, उनके हाथ में मिटन्स पहना दें, जैसे कि इस तस्वीर में शो हुआ हुआ है। बच्चे को कंफर्टेबल और लूज़ और नरम कपड़े पहनाएँ, जिससे कम से कम रगड़ हो दानों के साथ। और उसमें ये कि बच्चों की जो चीज़ें उनके क्लोज़ कॉन्टैक्ट में होती हैं, जैसे कि उनके तौलिए या उनके तकिए, इस तरह की चीज़, जो उनके कपड़े हैं, उनको दूसरों की चीज़ों से दूर रखें और कोशिश करें कि हार्श और डायरेक्ट सनलाइट से भी बच्चे को बचाएँ। यू हैव टू मेक श्योर कि बच्चे को आप समझाएँ कि वो ख़ारिश ना करे क्योंकि उससे जो है ना धब्बे पड़ जाते हैं, दाग पड़ जाते हैं, जो सारी ज़िंदगी ऑलमोस्ट रहते हैं। डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? सबसे पहले तो ऑब्वियसली तशख़ीस तो आपको करानी चाहिए कि ये वाक़ई चिकन पॉक्स ही है या कुछ और है। और उसके अलावा ये कि अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा सर में दर्द होती है, खुदा ना ख़ास्ता कोई फिट्स पड़ते हैं या बच्चा ग़ुनूदगी में बहुत ज़्यादा रहता है, कन्फ्यूज़ रहता है, या उसको खाँसी शुरू हो जाती है या उसकी इन्फेक्शन हो जाती है उसकी स्किन में, तो डॉक्टर को फ़ौरी तौर पे दिखाएँ। डॉक्टर क्या करेंगे, डॉक्टर हिस्ट्री लेंगे, मुआयना करेंगे और फिर अकॉर्डिंग टू केस इन्वेस्टिगेशंस ऑर्डर वो कर सकते हैं। जनरली इसका जो डायग्नोसिस है, इसकी जो तशख़ीस है, उसमें कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, डॉक्टर देख के ही बता देते हैं कि इसको चिकन पॉक्स है। लेकिन फॉर एकेडेमिक पर्पसेज़ मैं आपको बता दूँ कि इसका जो इनिशियल टेस्ट होता है, उसको ज़ैंक स्मीयर कहते हैं, जिसमें एक सैंपल लेते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो एक ख़ास किस्म के सेल्स नज़र आते हैं। फिर पीसीआर हो सकता है कन्फर्मेशन के लिए। जनरली इसका जो ट्रीटमेंट है वो सिम्प्टोमैटिक होता है, लेकिन कुछ केसेज़ में एंटीवायरल थेरेपी भी देते हैं। अगर ये किसी बड़े में है तो एंटीवायरल थेरेपी कंसिडर हो सकती है, जैसे कि ओरल वैलासाइक्लोविर या एसाइक्लोविर दी जा सकती है। सिम्प्टोमैटिक ट्रीटमेंट तो है ही है। उसके अलावा ये कि अगर पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड है, उसकी स्पेशल सिचुएशन एंड यू आर फियरिंग कि उसको कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, तो उनको भी आप द मेडिसिन दे सकते हैं और उनका अमूमन आईवी जो ड्रिप के सूरत में उनको एंटीवायरल्स मिलते हैं। अगर कोई बच्चा है और आपको लग रहा है कि वो हाई रिस्क पे है कॉम्प्लिकेशन पे, तो ये डॉक्टर की डिसीजन हो सकता है कि वो उसको एंटीवायरल दें। तो दिस इज़ स्ट्रिक्टली फॉर एकेडमिक डिस्कशन। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप मेडिकेशन खुद लें, मेडिकेशन के बहुत सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही लेने चाहिए।
तो ये कुछ कॉमन मेडिसिन्स हैं जो चिकन पॉक्स के लिए यूजुअली यूज़ होते हैं। इसमें एंटी एलर्जिक होते हैं, सूदिंग लोशंस होते हैं। तो इसमें कैलामाइन लोशन है, सिट्राज़ीन है, प्रामोक्सिन जेल है, ये कुछ ब्रांड्स हैं कॉमन जो पाकिस्तान में मिलते हैं, जो चिकन पॉक्स के लिए यूज़ होते हैं। तो प्रिवेंशन ये है कि अपने बच्चे को वैक्सीन लगवाएँ। प्लीज़ अगर नहीं लगी तो लगवा लें, ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लगती है, आपको प्राइवेटली कह के लगवानी पड़ती है। आउटलुक इसकी यही है कि जनरली इसे कुछ भी नहीं होता, ये एक फ़ेज़ है, ये गुज़र जाएगा। हाँ, अगर आप ख़ारिश करते हैं तो इसके दाग ये इस तस्वीर में नज़र आ रहे हैं, इस तरह के दाग पड़ सकते हैं, इससे भी वर्स हो सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि स्क्रैच ना करें। फिर इसके अलावा ये है कि लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन शिंगल्स हो सकती है अगर आपकी इम्यूनिटी एट सम पॉइंट ड्रॉप हो जाती है। टेक होम मैसेज ये है, प्लीज़ वैक्सीनेशन करवाएँ और ख़ारिश ना करें। Thank you. I hope you liked this video. If you liked it, please like, comment, share, and subscribe to my channel and follow me on Instagram and Facebook. I'll be back with another video. Allah Hafiz.